दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान राजनीतिक सिद्धांत का अध्याय 3 जो है समानता यानी इक्वालिटी। दोस्तों इस अध्याय में आप जानेंगे समानता क्या है, यह महत्वपूर्ण क्यों है, समानता के अंतर्गत कौन कौन सी समानताएं शामिल हैं, समानता के 3 आयाम सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता, इनके बारे में, इसके अलावा समानता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 11वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान का अध्याय 3 समानता। दोस्तों समानता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर कि समानता क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, समानता जो है एक शक्तिशाली नैतिक और राजनीतिक आदर्श के रूप में कई शताब्दियों से मानव समाज को प्रेरित और निर्देशित करता रहता है। और आप अक्सर सुनते भी होंगे, ये कहा जाता है कि सभी मनुष्य समान हैं। दोस्तों समानता की बात सभी आस्था और धर्मों में समाविष्ट है। हर धर्म ईश्वर की रचना के रूप में प्रत्येक मनुष्य के समान महत्व की घोषणा करता है। समानता की अवधारणा जो है एक राजनीतिक आदर्श के रूप में उन विशिष्टताओं पर जोर देती है जिसमें तमाम मनुष्य रंग, लिंग, वंश या राष्ट्रीयता के फर्क के बाद भी साझेदार होते हैं। समानता का सबसे महत्वपूर्ण दावा यह है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान पाने योग्य हैं, यानी सभी मनुष्य समान हैं। साझी मानवता की यह धारणा ही सार्वभौम मानवाधिकार या मानवता के प्रति अपराध जैसी धारणाओं के पीछे रहती है। बहुत सी सामाजिक संस्थाएं और राजसत्ता लोगों में पद, धन, हैसियत या विशेषाधिकार की असमानता कायम रखती है और आधुनिक काल में सभी मनुष्यों की समानता का राजसत्ता और ऐसी सामाजिक संस्थाओं के खिलाफ संघर्ष में एकजुटता लाने वाले नारे के रूप में इस्तेमाल किया गया है। अगर हम 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो इसमें भूसामंती, अभिजन वर्ग और राजशाही के खिलाफ विद्रोह के दौरान 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा जैसी फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। इसमें समानता की मांग 20वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश विरोधी स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उठी थी और ये लगातार उन संघर्षरत समूहों द्वारा उठाई जा रही है जो ये महसूस करते हैं कि उन्हें समाज में किनारे यानी हाशिए पर कर दिया गया है और इसमें महिलाएं और दलित वर्ग महत्वपूर्ण है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज समानता का जो सिद्धांत है व्यापक रूप से स्वीकृत आदर्श की तरह है और इसे अनेक देशों के संविधान और कानून में शामिल किया गया है। फिर भी हमारे समाज में चारों ओर समानता की बजाय असमानता अधिक नजर आती है। अपने देश में हमें आलीशान आवासों के साथ साथ झोपड़पट्टियां, विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस स्कूल और वातानुकूलित कक्षाओं के साथ साथ पेयजल और शौचालय की सुविधा से विहीन स्कूल, भोजन की बर्बादी के साथ साथ भुखमरी भी देख सकते हैं। दोस्तों कानून जो वायदा करता है और जो हमारे चारों ओर मौजूद है उनके बीच अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। तो आइए कुछ आंकड़े देख लेते हैं जो समानता और असमानता पर कैसे जो है अंतर करते हैं। दुनिया के 50 सबसे अमीर आदमियों की सामूहिक आमदनी दुनिया के 40 करोड़ सबसे गरीब लोगों की सामूहिक आमदनी से अधिक है। इसके अलावा दुनिया की 40% गरीब जनसंख्या का दुनिया की कुल आमदनी में हिस्सा केवल 5% है, जबकि 10% अमीर लोग दुनिया की 54% आमदनी पर नियंत्रण करते हैं। पहली दुनिया खासकर उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के झगड़े अगड़े औद्योगिक देशों में दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा रहता है, लेकिन दुनिया के 86% उद्योग इन्हीं देशों और दुनिया की 80% ऊर्जा इन्हीं देशों में इस्तेमाल की जाती है। और इन अगड़े औद्योगिक देशों के निवासी भारत या चीन जैसे विकासशील देशों के निवासी की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक पानी, 10 गुना अधिक ऊर्जा, 13 गुना लोहा और इस्पात तथा 14 गुना कागज का उपभोग करते हैं। और गर्भावस्था से जुड़े
कारणों के मरने का खतरा नाइजीरिया के लिए 18 में से एक मामले में है, जबकि कनाडा के लिए 8700 में से एक मामले में है। जमीन से निकलने वाले ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम गैस के जलने से दुनिया भर में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उनमें से पहली दुनिया के औद्योगिक देशों का हिस्सा 2/3 है। और अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन के लिए जिम्मेदार सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी 3/4 हिस्सा इन्हीं देशों द्वारा उत्सर्जित होता है। और ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले बहुत सारे उद्योगों को विकसित देशों से हटाकर विकासशील देशों में लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये सूचना या जो जानकारी है बहुत ही विडंबनापूर्ण है, और हम कह सकते हैं कि ये दुनिया जो है समानता पर नहीं लेकिन असमानता से ज़्यादा जो है असमानता पर आधारित है। दोस्तों, भारत की 2011 की जनगणना के लिए घरेलू संपदा और सुविधाओं के बारे में कुछ आंकड़े जो हैं एकत्र किए गए हैं, और इन आंकड़ों के आधार पर आप देख सकते हैं कि अब तो सभी लोगों के पास बिजली का कनेक्शन हो गया है। सरकारी नल का कनेक्शन गांव की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक है। गांव में स्नान घर भी नहीं है, टेलीविज़न भी बहुत कम घरों में है। स्कूटर जो है मोटरसाइकिल ग्रामीण परिवारों में 14% लोगों के पास, जबकि शहरों में 35, और कार जीप वैन ग्रामीण परिवारों में 2%, लेकिन शहरों में 10% लोगों के पास है। दोस्तों, हमारे चारों ओर बहुत सी असमानताएं हैं जिन पर कोई आपत्ति नहीं करता, और ऐसे में देश और दुनिया की असमानताओं पर बात करना बकवास है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ हमारा जो सामना एक विरोधाभास या विडंबना से होता है। लगभग हर कोई समानता के आदर्श को स्वीकार करता है, जबकि हर तरफ हमें असमानता दिखाई देती है। हम एक ऐसी जटिल दुनिया में रहते हैं जिसमें धन, संपदा, अवसर, कार्य, स्थिति और शक्ति का भारी असमानता है। और दोस्तों, हमें इस तरह की असमानता से चिंतित होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ये असमानताएं हमारी सामाजिक स्थिति और नियमों के कारण पैदा होती हैं? और दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न हैं जो इससे दुनिया भर के लोग परेशान हैं। इस तरह के सवालों से समानता की सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत का केंद्रीय विषय बना है। राजनीतिक सिद्धांत के छात्र को सवालों की एक लंबी श्रृंखला का सामना करना पड़ता है। इसी तरह का सवाल ये है कि समानता का क्या निहितार्थ है, जबकि हम बहुत से मायनों में बड़े स्पष्ट रूप से अलग हैं। यह बात कहने का आशय क्या है कि हम समान हैं? हम समानता के आदर्श के माध्यम से क्या पाना चाहते हैं? क्या हम आय और रुतबे के सभी अंतरों को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर हम किस तरह की किसके लिए समानता पाना चाहते हैं? समानता की अवधारणा के बारे में कई सारे और प्रश्न भी उठाए गए हैं, यहाँ हम उन पर विचार करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, बिल्कुल क्या हमें सभी के साथ बिल्कुल एक तरह का व्यवहार करना चाहिए? तो आइए, समानता क्या है सबसे पहले इस बारे में चर्चा करते हैं। अश्वेत लोगों को बैठने के लिए पिछवाड़े की जगह या बैठने में पिछवाड़े में प्रवेश नहीं, कुत्ते, निग्रो और मैक्सिको वासियों को प्रवेश नहीं है। पीने का पानी श्वेत लोगों के लिए अलग, अश्वेत लोगों के लिए अलग, और विश्राम गृह या रेस्ट रूम केवल श्वेत लोगों के लिए। तो ये जो चित्र हैं ये क्या प्रदर्शित करते हैं? दोस्तों, ये चित्र ये प्रदर्शित करते हैं कि मनुष्यों के बीच नस्ल और रंग के आधार पर भेदभाव या असमानता की गई है, और ये हम में से अधिकांश को अस्वीकार्य है। वास्तव में इस तरह के भेदभाव समानता के हमारे आत्मबोध का उल्लंघन करते हैं। समानता का हमारा आत्मबोध कहता है कि साझी मानवता के कारण सभी मनुष्य बराबर और समान सम्मान के और परवाह के हकदार हैं। लेकिन लोगों को बराबर सम्मान का व्यवहार करने का मतलब ये जरूरी नहीं कि हमेशा एक जैसा व्यवहार करना भी हो। कोई भी समाज अपने सभी सदस्यों के साथ सभी स्थितियों में पूर्णतया एक समान बर्ताव नहीं करता। समाज के सहज कार्य व्यापार के लिए कार्य का विभाजन जरूरी है, और अलग अलग काम और अलग अलग लोगों को महत्व और लाभ भी अलग अलग मिलता है। कई बार इस बर्ताव में अंतर न केवल स्वीकार्य हो सकता है बल्कि जरूरी भी लग सकता है। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री या सेना के जनरल को विशेष सरकारी दर्जा या सम्मान देना हमें तब तक समानता की धारणा के विपरीत नहीं लगता जब तक कि उसका दुरुपयोग न हो, लेकिन कई अलग तरह की असमानताएं अन्यायपूर्ण लग सकती हैं। सवाल ये उठता है कि कौन सी विशिष्टताएं या विभेद स्वीकार किए जाने चाहिए और कौन सी नहीं।
कई बार लोगों से अलग तरह का व्यवहार इसलिए किया जाता है कि उनका जन्म किसी खास धर्म, नस्ल, जात या लिंग में हुआ है और हम असमानता के इन आधारों को अस्वीकार करते हैं। लेकिन लोगों की आकांक्षाएं और लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं और हो सकता है सभी को सफलता न मिले। अगर वे अपने अंदर छुपी संभावनाओं को विकसित करने में सक्षम हैं तो ऐसा महसूस नहीं होगा कि समानता खतरे में है। लेकिन कुछ लोग अच्छे संगीतकार हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं। कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन सकते हैं, जबकि कुछ और अपने कड़े परिश्रम या चेतना के लिए विख्यात हो सकते हैं। दोस्तों, समानता के आदर्श से जुड़े होने का यह मतलब नहीं कि सभी तरह के अंतरों का या जो विभेद हैं उनका उन्मूलन हो जाए। इसका मतलब केवल ये है कि हम में से जो व्यवहार किया जाता है और हमें जो भी अवसर प्राप्त होते हैं वे जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होने चाहिए। अवसर की समानता क्या है? दोस्तों, समानता की अवधारणा में ये निहित है कि सभी मनुष्य अपनी दक्षता और प्रतिभा को विकसित करने के लिए और अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अधिकार और अवसरों के हकदार हैं। इसका मतलब ये है कि समाज में लोग अपनी पसंद और प्राथमिकताओं के मामले में अलग हो सकते हैं। उनकी प्रतिभा और योग्यताओं में भी अंतर हो सकता है और हो सकता है इस कारण से कुछ लोग अपने चुने हुए क्षेत्रों में बाकी लोगों से ज़्यादा सफल हो जाएं। लेकिन केवल इसलिए कि कोई क्रिकेट में पहले पायदान पर पहुंच गया है या कोई बहुत सफल वकील बन गया है, समाज को असमान नहीं माना जा सकता। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सामाजिक दर्जा, संपत्ति या विशेषाधिकारों में समानता का अभाव होना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कुछ सुविधाएं हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित आवास। ये बुनियादी चीज़ें हैं जिनकी उपलब्धता में असमानताओं से कोई समाज असमान और अन्यायपूर्ण बनता है। यानी अवसरों की समानता और व्यक्तित्व विकास के सर्वांगीण विकास के अवसर सभी को मिलने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, कुछ प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं हैं। राजनीतिक सिद्धांत में प्राकृतिक असमानताओं और समाज जनित असमानताओं में अंतर किया जाता है। जो प्राकृतिक असमानताएं होती हैं उनमें ये हैं कि लोगों की क्षमताएं अलग हैं, प्रतिभा अलग है, उनके अलग अलग चयन के कारण पैदा होती हैं। समाज जनित असमानताएं वे होती हैं जो समाज में अवसरों की असमानता होने या किसी समूह को एक दूसरे के द्वारा शोषण किए जाने से पैदा होती हैं। प्राकृतिक असमानताएं लोगों की जन्मगत विशिष्टताओं और योग्यताओं का परिणाम मानी जाती हैं। यह आमतौर पर मान लिया जाता है कि प्राकृतिक विभिन्नताओं को बदला नहीं जा सकता। दूसरी ओर वे सामाजिक असमानताएं हैं जिन्हें समाज ने पैदा किया है। उदाहरण स्वरूप, कुछ समाज बौद्धिक काम करने वालों को शारीरिक कार्य करने वालों से अधिक महत्व देते हैं, उन्हें अलग तरीके से लाभ देते हैं। वे विभिन्न वंश, रंग या जाति के लोगों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं और इस तरह के भेदभाव में समाज के मूल्य प्रतिबिंबित होंगे और इनमें बहुत कुछ हमें निश्चित रूप से अनुचित भी लग सकते हैं। कुछ दोस्तों देखा जाए तो कुछ स्त्रियों से बढ़कर है, पुरुष स्त्रियों से बढ़कर है, यह एक प्राकृतिक असमानता है। और दोस्तों, लड़की कहती है कि मेरे हर विषय में तुमसे अच्छे अंक आते हैं, मैं घर के काम में माँ का हाथ बटाती हूँ, तुम मुझसे बढ़कर कैसे हो? तो देखिए, ये प्रश्न हमेशा से उठता रहा है कि स्त्रियां पुरुषों से समान हैं या पुरुष स्त्री से श्रेष्ठ है। दोस्तों, प्राकृतिक और समाज मूलक असमानताओं में फर्क करना इसलिए उपयोगी होता है कि इससे स्वीकार की जा सकने लायक और अन्यायपूर्ण असमानताओं को अलग अलग करने में मदद मिलती है। लेकिन दो तरह की असमानताओं में फर्क हमेशा साफ और अपने आप स्पष्ट नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब लोगों के बर्ताव में कुछ असमानताएं लंबे काल तक विद्यमान रहती हैं तो वे हमें मनुष्य की प्राकृतिक विशेषताओं पर आधारित लगने लगती हैं और ऐसा लगता है कि वे जन्मगत हों और आसानी से बदल नहीं सकती। जैसे इसका सबसे जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो है कि औरतें अनादिकाल से अबला कही जाती थीं, उन्हें डरपोक और पुरुषों से कम बुद्धि का माना जाता था जिन्हें विशेष संरक्षण की जरूरत थी और इसी के आधार पर औरतों को समान अधिकार से वंचित किया गया था। अफ्रीका में काले लोग उनके औपनिवेशिक शासकों द्वारा कम बुद्धि वाले, नीरे बच्चे और महज शारीरिक श्रम, खेलकूद और संगीत में बेहतर माने गए और ये धारणा दास प्रथा जैसी संस्थाओं को न्यायोचित ठहराने में प्रयुक्त हुई और ऐसे सभी मानकों और मूल्यांकनों पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्हें प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित मानने से अधिक जनता की शक्ति और राष्ट्र की सत्ता के बीच
फर्क का प्रतिबिंब माना जाता है। दोस्तों, प्राकृतिक विशिष्टता की धारणा से एक और समस्या होती है, वो ये है कि प्राकृतिक मानी गई कुछ भिन्नताएं अब अपरिवर्तनीय नहीं रही। जैसे चिकित्सा विज्ञान और तकनीकी प्रगति ने विकलांग व्यक्तियों का समाज में प्रभावी ढंग से काम करना संभव बना दिया है। आज कंप्यूटर नेत्रहीन व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, पहियादार कुर्सी और कृत्रिम पांव शारीरिक अक्षमता के निराकरण में सहायक हो सकते हैं, और यहाँ तक कि कॉस्मेटिक सर्जरी से किसी व्यक्ति की शक्ल सूरत भी बदली जा सकती है। दोस्तों, प्रसिद्ध भौतिकविद स्टीफन हॉकिंस के बारे में आप जानते हैं। वो शायद चल या बोल नहीं सकते, पर उन्होंने विज्ञान में बड़ा योगदान किया है, और अगर विकलांग लोगों को उनकी विकलांगता से उभरने के लिए ज़रूरी मदद और उनके कामों के लिए उचित पारिश्रमिक देने के इस आधार पर इनकार कर दिया जाए कि प्राकृतिक रूप से वे सक्षम हैं, कम सक्षम हैं, तो ये अधिकतर लोगों को अन्यायपूर्ण लगेगा। लेकिन इन सब जटिलताओं के कारण दोस्तों, प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं के बीच के फर्क को किसी समाज के कानून और नीतियों का निर्धारण करने में मापदंड के तौर पर उपयोग करना कठिन है, और इसी कारण से बहुत से सिद्धांतकार अपने चयन से पैदा हुई असमानता और व्यक्ति के विशेष परिवार या परिस्थितियों में जन्म लेने से पैदा हुई असमानता में फर्क करते हैं। यानी कुछ सिद्धांतकार ये हैं जो चयन से पैदा हुई असमानता और परिवार या विशेष परिस्थिति में जन्म लेने से पैदा हुई असमानता में फर्क करते हैं। दूसरी तरह की असमानता ही जो है समानता के पक्षधर लोगों के सरोकार का स्रोत है, और वे चाहते हैं कि परिवेश से जन्मी असमानता को न्यूनतम और समाप्त किया जाए। आइए जानते हैं दोस्तों, समानता के 3 आयाम कौन से हैं। जब हम समानता की बात करते हैं तो 3 प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता, 3 जो है आयामों पे बात की जाती है। दोस्तों, ये सवाल उठता है कि किस प्रकार का सामाजिक अंतर स्वीकार किया जा सकता है, और समानता के कौन कौन से आयाम हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं। दोस्तों, समाज में व्याप्त अलग अलग तरह की असमानताओं को पहचानते समय विभिन्न विचारकों और विचारधाराओं ने समता के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक 3 आयामों को रेखांकित किया है, और इन्हीं समानताओं के आधार पर एक अधिक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की ओर बढ़ा जा सकता है। आइए सबसे पहले पॉलिटिकल इक्वालिटी यानी राजनीतिक समानता की बात करें। दोस्तों, हमारा समाज लोकतांत्रिक समाज है, और आमतौर पर सभी सदस्यों को समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता में शामिल है। और दोस्तों, समान नागरिकता अपने साथ कुछ मूल अधिकार जैसे मतदान का अधिकार, कहीं भी आने जाने, संगठन बनाने और व्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक विश्वास की आज़ादी लाती है, और ये अधिकार नागरिकों को अपना विकास करने, राज्य के कामकाज में हिस्सा लेने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। लेकिन ये केवल औपचारिक अधिकार हैं जिन्हें औपचारिक संविधान और कानूनों द्वारा सुनिश्चित किया गया है। हम जानते हैं कि सभी नागरिकों को समान अधिकार देने वाले देशों में काफ़ी असमानता पाई जाती है, और ऐसी असमानताएं सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में नागरिकों को उपलब्ध संसाधनों और अवसरों की भिन्नता का परिणाम है। इसलिए अक्सर समान अवसर या मुकाबले के लिए एक समान स्थितियों की मांग उठती है, और हमें याद रखना चाहिए कि राजनीतिक समानता न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के गठन के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन वह अपने आप में पर्याप्त नहीं होती है। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? दोस्तों, राजनीतिक समानता पर्याप्त नहीं है, इसके लिए सामाजिक समानता बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, राजनीतिक समानता या समान कानूनी अधिकार जो है सामाजिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था, और इसके साथ अवसरों की समानता भी महत्वपूर्ण था। राजनीतिक समानता की ज़रूरत उन बाधाओं को दूर करने में है जिन्हें दूर किए बिना लोगों को सरकार में अपनी बात रखने और उपलब्ध साधनों तक पहुंचना संभव नहीं होगा। समानता के उद्देश्य की आवश्यकता ये भी है कि विभिन्न समूह और समुदायों के लोगों के पास इन साधनों और अवसरों को पाने का बराबर और उचित मौका हो। इसके लिए यह जरूरी है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के प्रभावों को न्यूनतम किया जाए। समाज में सभी सदस्यों के जीवन यापन के लिए अन्य चीज़ों के अतिरिक्त पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी शिक्षा पाने का अवसर, उचित पोषक आहार और न्यूनतम जो वेतन जैसी कुछ न्यूनतम चीज़ों की गारंटी है।
और इन सुविधाओं के अभाव में, चाहे शिक्षा पाने का अवसर हो, स्वास्थ्य सुविधा हो, उचित पोषक आहार, इन सुविधाओं के अभाव में समाज के सभी सदस्यों के लिए समान शर्तों पर स्पर्धा करना संभव नहीं होगा। और जिस समाज में अवसरों की समानता विद्यमान न हो, वहाँ पर अंतर्निहित प्रतिभा का विशाल खजाना बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, भारत में समान अवसरों के मद्देनज़र एक विशेष समस्या सुविधाओं की कमी से नहीं बल्कि सामाजिक रीति रिवाजों से आती है। देश के विभिन्न हिस्सों में औरतों को उत्तराधिकार का समान अधिकार नहीं मिलता। कुछ गतिविधियों में उनके शामिल होने पर पाबंदी होती है और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने से भी हतोत्साहित किया जाता है। और ऐसे मामलों में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। औरतों को समान कानूनी अधिकार प्रदान करना, सार्वजनिक स्थलों या रोजगार में भेदभाव और परेशानी से बचाने वाली नीतियां बनाना, शिक्षण या कुछ अन्य पेशों में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन देने जैसे उपाय करके राज्य यह भूमिका निभाता है। और साथ ही साथ लोगों में जागरूकता बढ़ाने और इन अधिकारों का प्रयोग करने वालों को समर्थन देकर भी राज्य अपनी भूमिका निभा सकता है। तो केवल दोस्तों राजनीतिक समानता ही नहीं बल्कि सामाजिक समानता भी जरूरी होती है, क्योंकि सामाजिक समानता के अभाव में भी व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। समानता का तीसरा महत्वपूर्ण आयाम आर्थिक समानता है। और दोस्तों, आर्थिक असमानता ऐसे समाज में होती है जिसमें व्यक्तियों और वर्गों के बीच धन, दौलत या आमदनी में भिन्नता हो। आर्थिक असमानता की डिग्री नापने का एक तरीका ये है कि संपन्नतम यानी सबसे ज़्यादा धनी और सबसे अधिक निर्धन समूहों के बीच आनुपातिक अंतर माना जाए। और इसका एक अन्य तरीका गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का आकलन करना है। दोस्तों, समाज में धन, दौलत या आमदनी की पूरी समानता संभवतः कभी विद्यमान नहीं रही। हमेशा से ये अंतर विद्यमान रहा है और आज अधिकतर लोकतंत्र लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। और ये माना जाता है कि समान अवसर कम से कम उन्हें अपनी हालत को सुधारने का मौका देते हैं जिनके पास प्रतिभा और संकल्प हैं। और समान अवसरों के साथ भी असमानता बनी रह सकती है, लेकिन इसमें ये संभावना छुपी है कि आवश्यक प्रयासों द्वारा कोई भी समाज में अपनी स्थिति बेहतर बना सकता है। लेकिन समाज के लिए दोस्तों जो गहरी खाई जैसी वे असमानताएं अधिक खतरनाक हैं, जो पीढ़ियों से अनछुई रही हैं। अगर किसी समाज के लोगों के कुछ खास वर्गों के लोग पीढ़ियों से बेशुमार धन, दौलत और इसके हासिल करने वाली सत्ता का उपभोग करते हैं तो समाज वर्गों में बंट जाता है। एक और वे पीढ़ियों से धन, विशेषाधिकार और सत्ता का उपभोग करते आए हैं और अन्य जो पीढ़ियों से गरीब बने रहे। और ऐसा जो है वर्गभेद, आक्रोश और हिंसा को बढ़ावा दे सकता है। ऐसा अंतर अमीर वर्गों की शक्ति के कारण ऐसे समाज को अधिक खुला और समतावादी बनने के लिए सुधारना कठिन साबित हो सकता है। मार्क्सवाद और उदारवाद हमारे समाज की दो प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं हैं दोस्तों। मार्क्स 19वीं सदी का महत्वपूर्ण विचारक था। मार्क्स ने दलील दी कि खाई नुमा असमानताओं का बुनियादी कारण महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, जमीन या तेल समेत अन्य प्रकार की संपत्ति का निजी स्वामित्व है। निजी स्वामित्व आप जानते हैं कि मालिक के वर्ग को सिर्फ अमीर नहीं बनाता बल्कि उनको राजनीतिक ताकत भी देता है, और ये ताकत उन्हें राज्य की नीतियों और कानूनों को प्रभावित करने के लिए सक्षम बनाती है और वे लोकतांत्रिक सरकार के लिए खतरा साबित होते हैं। मार्क्सवादी और समाजवादी ये महसूस करते हैं कि आर्थिक असमानताएं सामाजिक रुतबे या विशेषाधिकार जैसी अन्य तरह की सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देती हैं। इसलिए समाज में असमानता से निपटने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने से आगे जाने और आवश्यक संसाधनों और अन्य तरह की संपत्ति पर जनता का नियंत्रण कायम करने और सुनिश्चित करने की जरूरत है। ऐसे विचार विवादास्पद हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जिनके समाधान करने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए, अगर जो संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय असमानता की बात करें तो दोस्तों ऊपर के 20% लोगों का 83% धन संपदा पर अधिकार रहा है और 20% निचले लोगों के पास धन संपदा बिल्कुल नहीं है। और दोस्तों
यहाँ पर अगर जो आप 40 वर्षों से कम उम्र के 10 लाख अफ्रीकी अमेरिकी लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं और 13% अश्वेत पुरुष वयस्क मताधिकार से वंचित हैं। और ये अमेरिका की ये समस्या रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय असमानता के बारे में कई सारे जो है प्रयास किए गए हैं नस्लीय असमानता को कम करने के लिए, और उनके अनुभव से सीखा भी जा सकता है कि हमारे समाजों में इस तरह के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। इसके मार्क्सवाद के बाद उदारवादी सिद्धांत। दोस्तों, उदारवादी सिद्धांत में विरोधी दृष्टिकोण पाया जाता है। उदारवादी समाज में संसाधनों और लाभांश के वितरण के सर्वाधिक कारगर और उचित तरीके से रूप में प्रतिद्वंदिता यानी जो कंपटीशन का सिद्धांत है उसका समर्थन करते हैं। और उदारवादी मानते हैं कि सबके लिए जीवन यापन के न्यूनतम स्तर और समान अवसर प्रदान करने और सुनिश्चित करने के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना है, लेकिन इसे समाज में खुद ब खुद समानता और न्याय स्थापित नहीं हो सकता। स्वतंत्र और निष्पक्ष परिस्थितियों में लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा समाज में लाभांशों के वितरण का सबसे न्यायपूर्ण और कारगर उपाय होती है। और उदारवादी मानते हैं कि जब तक प्रतिस्पर्धा स्वतंत्र और खुली होगी, असमानताओं की खाइयां नहीं बनेगी और लोगों को अपनी प्रतिभा और प्रयासों से लाभ मिलता रहेगा। उदारवादियों के लिए नौकरी में नियुक्ति और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए चयन के उपाय के रूप में प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत सर्वाधिक न्यायोचित और कारगर है। जैसे अपने देश में अनेक छात्र व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन की आशा रखते हैं, जबकि प्रवेश जो है दोस्तों प्रवेश के लिए अत्यधिक कड़ी प्रतिस्पर्धा है। समय समय पर सरकार अदालतों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश परीक्षाओं का नियमन करने के लिए हस्तक्षेप करती है ताकि हर प्रत्याशी को स्पर्धा का उचित और समान अवसर मिले। फिर भी कुछ को प्रवेश नहीं मिलता है, लेकिन इसे सीमित सीटों के बंटवारे का निष्पक्ष तरीका माना जाता है। समाजवादियों से उलट दोस्तों उदारवादी मानते हैं, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाजवादियों से उलट उदारवादियों का जो मानना है वो ये है कि दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक दूसरे से अनिवार्यता से जुड़ी होती हैं। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानताएं एक दूसरे से जुड़ी हैं और उनका मानना है कि इससे हर क्षेत्र की असमानताओं का निराकरण ठोस तरीके से करना चाहिए। इसलिए लोकतंत्र राजनीतिक समानता प्रदान करने में मददगार हो सकता है, लेकिन सामाजिक विभिन्नताओं और आर्थिक असमानताओं को समाधान के लिए विविध रणनीतियों की खोज करना जरूरी है। उदारवादियों के लिए असमानता अपने आप में समस्या नहीं है, बल्कि वे केवल ऐसी अन्यायपूर्ण और गहरी असमानताओं को ही समस्या मानते हैं जो लोगों को उनकी वैयक्तिक क्षमताएं विकसित करने से रोकती है। आइए जानते हैं एक महत्वपूर्ण सामाजिक आंदोलन, देखिए नारीवाद या फेमिनिज्म के बारे में। दोस्तों, नारीवाद जो है स्त्री पुरुष समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत या आंदोलन है। ये लोग स्त्री या पुरुष नारीवादी जो कहलाते हैं वे मानते हैं स्त्री पुरुष के बीच की अनेक असमानताएं न तो प्राकृतिक हैं न जरूरी हैं, बल्कि नारीवादियों का मानना है कि इन असमानताओं को बदला जा सकता है और स्त्री पुरुष एक समतापूर्ण जीवन जी सकते हैं। और आज ये धारणा काफ़ी हद तक जो बलवती होती गई है कि स्त्री और पुरुष समान हैं। दोस्तों, नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता पितृसत्तात्मकता का परिणाम है और पितृसत्ता का आशय ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था से है जिसमें पुरुष को स्त्री से अधिक महत्व और शक्ति दी जाती है। पितृसत्ता इस मान्यता पर आधारित है कि पुरुष और स्त्री की प्रकृति भिन्न है और यही भिन्नता समाज में उनकी असमान स्थिति को न्यायोचित ठहराती है। नारीवादी इस नज़रिए पर सवालिया निशान लगाते हैं। दोस्तों, नारीवादी स्त्री पुरुष के जैविक भेद और स्त्री पुरुष के सामाजिक भूमिकाओं के विभेद के बीच अंतर करते हैं। जैविक या लिंग भेद प्राकृतिक या जन्मजात होता है, जबकि लैंगिकता समान जनित है। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि मनुष्य का नर या मादा के रूप में जन्म होता है, लेकिन औरत या मर्द को जिन सामाजिक भूमिकाओं में हम देखते हैं उन्हें समाज गढ़ता है। जैसे जीव विज्ञान का एक तथ्य है कि केवल औरत ही गर्भ धारण करके बालक को जन्म दे सकती है, लेकिन जीव विज्ञान के तथ्य में ये निहित नहीं है कि जन्म देने के बाद केवल स्त्री ही बालक का लालन पोषण करे। नारीवादियों ने हमें सिखाया है कि स्त्री पुरुष जो असमानता है उसकी अधिकांशतः प्रकृति ने ही समाज ने पैदा किया है।
दोस्तों, नारीवादी कहते हैं कि स्त्री पुरुष प्राकृतिक रूप से समान होते हैं, समाज उनको अंतर करता है और इसीलिए एक प्रसिद्ध कथन है, स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। तो ये हम अपने समाजों में भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि घर के बच्चों को, लड़कों को ज़्यादा अधिकार और स्वतंत्रता दी जाती है, बल्कि लड़कियों को कम। दोस्तों, पितृसत्तात्मकता ने श्रम का ऐसा विभाजन किया है जिसमें स्त्री निजी और घरेलू किस्म के कामों के लिए जिम्मेदार है, जबकि पुरुष की जिम्मेदारी सार्वजनिक और बाहरी दुनिया में है। नारीवादी इसी विभेद पर सवाल खड़े करते हैं और उनका कहना है कि अधिकतर स्त्रियां सार्वजनिक और बाहरी क्षेत्र में सक्रिय होती हैं, इसलिए दुनिया भर में अधिकतर स्त्रियां घर से बाहर अनेक क्षेत्रों में कार्यरत हैं। लेकिन घरेलू कामकाज की पूरी जिम्मेदारी केवल स्त्रियों के कंधे पर है और नारीवादी इसे स्त्रियों के कंधों पर दोहरा बोझ बताते हैं। हालांकि इस दोहरे बोझ के बावजूद स्त्रियों को सार्वजनिक क्षेत्र के निर्णयों में न के बराबर महत्व दिया जाता है। नारीवाद का मानना है कि निजी सार्वजनिक के बीच यह विभेद और समाज व्यक्ति द्वारा गढ़ी हुई लैंगिक असमानता के सभी रूपों को मिटाया जा सकता है और उसे मिटाया जाना चाहिए, तभी नारीवाद को सार्थक बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा कि हम समानता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। दोस्तों, समाजवादी और उदारवादी समानता के मुद्दे पर कुछ मतभेद रखते हैं। इन अलग अलग दृष्टिकोणों के तुलनात्मक गुणों और सीमाओं पर दुनिया भर में बहस हो रही है और आज यह विचार करना जरूरी हो गया है कि समानता की ओर बढ़ने के लिए कौन से सिद्धांत और नीतियां आवश्यक होंगी। आमतौर पर सोचना है कि क्या समानता लाने के उद्देश्य से सकारात्मक योजना उचित है, इस मुद्दे पर हाल के वर्षों में बहुत विवाद हुआ है। एक मुद्दा उठता है औपचारिक समानता की स्थापना की। तो आइए देखते हैं औपचारिक समानता किसे कहते हैं। दोस्तों, समानता लाने की दिशा में पहला कदम असमानता और विशेषाधिकार की औपचारिक व्यवस्था को समाप्त करना होगा। दुनिया भर में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं को कुछ रीति रिवाज और कानूनी व्यवस्थाओं से संरक्षित रखा गया है। इन रिवाजों या कानूनों द्वारा समाज के कुछ हिस्सों को तमाम किस्म के अवसरों और लाभों का आनंद उठाने से रोका जा सकता था। दोस्तों, कई देशों में आप जानते हैं गरीब लोगों को मत देने से वंचित रखा गया था। महिलाओं को कई सारे व्यवसाय और गतिविधियों में भाग लेने की इजाज़त नहीं थी और भारत में जाति व्यवस्था निचली जातियों को शारीरिक श्रम के अलावा कुछ भी करने से रोकती थी और कुछ देशों में केवल कुछ खास परिवारों के लोग ही सर्वोच्च पदों तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा समानता की प्राप्ति के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सभी निषेध या रोक विशेषाधिकारों का अंत किया जाए और बहुत सी व्यवस्थाओं को कानून का समर्थन मिला है, इसलिए ये ज़रूरी होगा कि सरकार और कानून असमानता की व्यवस्था को संरक्षण देना बंद करें। हमारा संविधान यही करता है। संविधान में आप जानते हैं कि धर्म, रंग, नस्ल, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। हमारा संविधान छुआछूत का भी उन्मूलन करता है और अधिकतर आधुनिक संविधान और लोकतांत्रिक सरकारें औपचारिक रूप से समानता के सिद्धांत को स्वीकार कर चुकी हैं और इस सिद्धांत को जाति, नस्ल, लिंग के आधार पर ध्यान दिए बिना सभी नागरिकों को एक समान रूप से समाहित किया गया है या प्रदान किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि समानता जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो दिखाई भी देनी चाहिए। आइए देखते हैं एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत समाजवाद या सोशलिज्म के बारे में। तो समाजवाद दोस्तों समानता पर आधारित दर्शन है और ये असमानताएं समाज में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से पैदा हुई, उनको समाजवाद दूर करने का प्रयास करता है और समाजवाद वर्तमान असमानताओं को कम करने और संसाधनों के न्यायपूर्ण बंटवारे पर बल देता है। और समाजवाद के पक्षधर पूरी तरह बाजार के खिलाफ तो नहीं होते, लेकिन वे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे आधारभूत क्षेत्रों में सरकारी नियमन, नियोजन और नियंत्रण का समर्थन करते हैं। दोस्तों, भारत के प्रमुख समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया ने 5 तरह की असमानताओं की पहचान की। स्त्री पुरुष असमानता, चमड़ी के रंग आधारित असमानता, जातिगत असमानता, कुछ देशों का अन्य पर औपनिवेशिक शासन और आर्थिक असमानता। और दोस्तों, इन असमानताओं को अगर जो दूर किया जाए तभी हम समानता ला सकते हैं। समाजवादियों के बीच आमतौर पर यही तर्क चलता था कि असमानता का एकमात्र रूप वर्गीय असमानता है, जिसके खिलाफ संघर्ष जरूरी है। दूसरी असमानताएं गौण हैं या आर्थिक असमानता का खात्मा होते ही वे स्वतः खत्म हो जाएंगी। लेकिन राम मनोहर लोहिया का कहना था
कि इन असमानताओं में प्रत्येक की अलग अलग जड़ें हैं और उन सब के खिलाफ अलग अलग लेकिन एक साथ संघर्ष छेड़ने होंगे। उन्होंने एकांगी क्रांति की बात नहीं की। उनके लिए पांचों असमानताओं के खिलाफ संघर्ष का अर्थ था 5 क्रांतियां, और इस सूची में उन्होंने 2 क्रांतियों को शामिल किया: व्यक्तिगत जीवन और अन्यायपूर्ण अतिक्रमण के खिलाफ नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति और अहिंसा के लिए सत्याग्रह के पक्ष में शस्त्र त्याग के लिए क्रांति। और ये ही सप्त क्रांतियां थीं जो लोहिया के अनुसार समाजवाद का आदर्श हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, विभेदक बर्ताव द्वारा कैसे समानता लाई जा सकती है, यानी ऐसा व्यवहार जो अंतरपूर्ण हो या विभेदपूर्ण हो। समानता के सिद्धांत को यथार्थ में बदलने के लिए औपचारिक समानता या कानून के समक्ष समानता जरूरी है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। कभी कभी ये सुनिश्चित करने के लिए लोग समान अधिकारों का उपभोग कर सकें, उनके साथ अलग अलग व्यवहार करना, बर्ताव करना जरूरी होता है, और इस उद्देश्य से लोगों के बीच दोस्तों कुछ अंतरों को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पे विकलांगों की सार्वजनिक स्थानों पर विशेष ढलान वाले रास्तों की मांग न्यायोचित होगी, क्योंकि इससे उन्हें सार्वजनिक भवनों में प्रवेश करने का समान अवसर मिलेगा। इसी तरह रात में कॉल सेंटर में काम करने वाली महिला को कॉल सेंटर आते जाते समय विशेष सुरक्षा की जरूरत हो सकती है, और उसके काम के समान अधिकार की रक्षा इससे हो जाएगी। और समानता की कटौती इन्हें नहीं वरन बढ़ावा देने वाले उपाय के रूप में देखा जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बिल्कुल साफ सुथरे चयन को सुनिश्चित करने के लिए आप सबको एक जैसा टेस्ट देना होगा और आप सबको उस पेड़ पर चढ़कर दिखाना है। तो इसमें दोस्तों बिल्ली, बंदर और चिड़िया ये सभी तो चढ़ जाएंगे, लेकिन मछली और हाथी उस पेड़ पर नहीं चढ़ सकते हैं। इसलिए समानता जो है पूरी तरह से जो है वास्तविक नहीं हो सकती है, और इसके लिए असमानतापूर्ण व्यवहार करना पड़ेगा। दोस्तों, कई तरह के जो अंतर होते हैं अवसरों तक समान पहुंच को बाधित करते हैं, और इन बाधाओं को दूर करने के लिए कुछ तरह की अलग नीतियां अपनाई जानी चाहिए। कुछ देशों ने अवसरों की समानता बढ़ाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की नीतियां बनाई हैं, और अपने देश में भी हमने आरक्षण की नीति अपनाई है। सकारात्मक कार्रवाई के विचार जो है क्या होता है, इसको हम समझें। आइए देखते हैं। सकारात्मक कार्रवाई दोस्तों, सकारात्मक कार्रवाई इस विचार पर आधारित है कि कानून द्वारा औपचारिक समानता स्थापित कर देना पर्याप्त नहीं है। असमानताओं को मिटाने के लिए जरूरी ये होगा कि असमानता की गहरी खाइयों को भरने वाले अधिक सकारात्मक कदम उठाए जाएं। इसलिए सकारात्मक कार्रवाई जो है, पॉजिटिव एक्शन की अधिकतर नीतियां अतीत की असमानताओं के संचयी दुष्प्रभावों को दुरुस्त करने के लिए बनाई जाती हैं। दोस्तों, सकारात्मक कार्रवाई जो होती है वो कई तरह की हो सकती है। कुछ वंचित समुदायों के लिए छात्रवृत्ति दिया जा सकता है, कुछ को हॉस्टल जैसी सुविधाएं दी जा सकती हैं, और नौकरियों में शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्था तक बनाई जा सकती हैं। और इससे देश में वंचित समूहों को अवसर की समानता देने के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षित स्थान या कोटा की नीति को अपनाया है। ये नीति बहुत वाद विवाद और असहमत का केंद्र रही है, और इस नीति के जो है आधार पर वकालत की गई है कि कुछ वर्जना और अलगाव के कारण सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव के शिकार रहे हैं कुछ समुदाय, और ये समुदाय अतीत में पीड़ित और समान अवसरों से वंचित रहे हैं। इसलिए उनसे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे अन्य लोगों के साथ समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करें। इसलिए एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के हित में उनको विशेष संरक्षण और सहायता देने की आवश्यकता है। सकारात्मक कार्रवाई के रूप में विशेष सहायता को एक निश्चित समय अवधि तक चलने वाला तदर्थ उपाय माना गया, और इसके पीछे ये मान्यता थी कि विशेष बर्ताव इन समुदायों की वर्तमान वंचनाओं से उभरने में सक्षम बनाएगा और वे अन्य समुदायों से समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। चूँकि सकारात्मक कार्रवाई की नीतियां जो थीं समाज को अधिक समतामूलक बनाने के लिए समर्थन किया गया, लेकिन कुछ सिद्धांतकार इन नीतियों के खिलाफ तर्क देते हैं। वे ये सवाल करते हैं कि क्या लोगों से विभेदकारी बर्ताव करने से कभी भी अधिक समानता लाई जा सकती है अथवा नहीं। दोस्तों, सकारात्मक विभेदीकरण खासकर आरक्षण की नीतियों के आलोचक इन नीतियों के खिलाफ तर्क देने के लिए समानता के सिद्धांत का सहारा लेते हैं। इनका कहना है कि वंचितों को उच्च शिक्षा या नौकरियों में आरक्षण या कोटा देने का कोई भी प्रावधान अनुचित है, क्योंकि यह मनमाने तरीके से समाज को अन्य वर्गों के समान व्यवहार के अधिकार से वंचित करता है।
आलोचक ये कहते हैं कि आरक्षण भी एक तरह का भेदभाव है, जबकि समानता की मांग ये है कि सब लोगों से बिल्कुल एक तरह का व्यवहार किया जाए। जब हम व्यक्तियों के बीच जाति रंग के आधार पर अंतर करते हैं तो हम जातिगत और नस्लगत पूर्वाग्रहों को और मजबूत कर रहे होते हैं, और इन सिद्धांतकारों के लिए उन सामाजिक विशिष्टताओं को समाप्त करना महत्वपूर्ण है जो समाज को विभाजित करती हैं। दोस्तों, इस बहस में ये देखना जरूरी है कि व्यक्ति के समान अधिकारों और राज्य के निदेशक सिद्धांत के रूप में समानता के बीच फर्क किया जाए। व्यक्ति का किसी शैक्षिक संस्था में प्रवेश या सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार पाने का समान अधिकार है, लेकिन प्रतिस्पर्धा उचित होनी चाहिए। जब कभी कुछ सीमित स्थानों या नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा हो, तब वंचित समूह के लोग अलाभकारी स्थिति के शिकार हो सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो अपने समुदाय में पढ़ने वालों की पहली पीढ़ी से आते हैं, वो उनके माता पिता और पूर्वज अशिक्षित हों, अपनी ज़रूरतों और परिस्थितियों के मामले में वो पढ़े लिखे परिवारों से बहुत अलग होते हैं। ऐसे में दलित स्त्री या वंचना के शिकार अन्य श्रेणियों से आने वाले सदस्यों को कुछ विशेष सहायता दी जानी चाहिए, और इस विशेष सहायता को उपलब्ध कराने के लिए राज्य को समानता लाने वाली सामाजिक नीतियाँ बनानी चाहिए, और इन नीतियों से उन्हें अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का उचित अवसर मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में वंचित जनसंख्या के लिए जितना किया जाना चाहिए था उससे बहुत कम किया गया है। स्कूली शिक्षा के स्तर पर भी असमानताएं चौंकाने वाली हैं। ग्रामीण और शहरी झोपड़पट्टी के बहुत सारे गरीब बच्चों के स्कूल जाने की संभावना नहीं के बराबर है, और यदि उन्हें अवसर मिल गया तो स्कूल के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं होता है। दोस्तों, अभिजात वर्गीय स्कूलों में जो सुविधाएं होती हैं उनकी तुलना में ये बच्चे जो सरकारी स्कूलों में या कुछ असमानताओं के साथ स्कूल में प्रवेश लेते हैं, असमानताएं उनका भी पीछा नहीं छोड़ती, और ये छात्र अभिजात समझे जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने में बाधाओं का सामना करते हैं। और आप जानते हैं कि ये बाधाएं जो हैं वेशभूषा, पहनावे से लेकर अंग्रेजी भाषा भाषी जो अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा के लिए जरूरी होता है। दोस्तों, अधिक विशेषाधिकार और सुविधाओं वाले वर्गों में समानता के आधार पर ये बच्चे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं, और इस तरह की सामाजिक और आर्थिक असमानताएं समान अवसर की प्राप्ति में बाधक होती हैं, और अधिकतर सिद्धांतकार आज इस बात को मानते हैं। दोस्तों, समान अवसर का लक्ष्य सभी को मिलना चाहिए, लेकिन विवाद उन नीतियों के बारे में है जो राज्य को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनानी चाहिए। क्या राज्य वंचित समुदायों के लिए कुछ स्थान आरक्षित कर देने चाहिए, या उन्हें कम उम्र में ही विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि इन बच्चों की योग्यता और प्रतिभा का विकास हो सके? वंचित कौन है, इसे परिभाषित कैसे किया जाए, इसकी पहचान कैसे की जानी चाहिए? दोस्तों, जाति व्यवस्था के आधार पर, सामाजिक असमानताओं के आधार पर, किसके आधार पर या आर्थिक आधार पर वंचितों की खोज या तलाश की जाए? ये सामाजिक नीति के वे पहलू हैं जिनके बारे में आज भी बहस हो रही है, और हम जो भी नीतियां चुनते हैं उन्हें सबके लिए समतापूर्वक और न्यायपूर्ण समाज बनाने में मिली सफलता के आधार पर जांचना पड़ेगा। दोस्तों, समानता के विषय पर सोचते समय प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल एक जैसा मानने और प्रत्येक व्यक्ति को मूलतः समान मानने में अंतर करना चाहिए। मूलतः समान व्यक्तियों की विशेष स्थितियों में अलग अलग बर्ताव की जरूरत हो सकती है, लेकिन ऐसे सभी मामलों में सर्वोपरि उद्देश्य समानता को बढ़ावा देना होगा। समानता के लक्ष्य को पाने के लिए अलग या विशेष बर्ताव के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन इसके लिए औचित्य सिद्ध करना और सावधानीपूर्वक पुनर्विचार करना जरूरी है। अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग बर्ताव जाति व्यवस्था और रंग भेद के अंग थे, इसलिए उदारवादी एक जैसा बर्ताव के सिद्धांत से हटते हुए बहुत कुछ सावधान रहते हैं। और समानता के उद्देश्य से जुड़े बहुत सारे मुद्दे नारीवादी आंदोलन द्वारा उठाए गए। 19वीं सदी में स्त्रियों ने समान अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने मताधिकार, कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिग्री पाने का अधिकार, काम के अधिकार, समान वेतन के अधिकार को जो है उसके लिए मांग की, जो पहले केवल पुरुषों को ही मिले थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने नौकरियों में प्रवेश किया, उन्हें महसूस हुआ कि स्त्रियों को इन अधिकारों को उपयोग में लाने के लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है, जैसे उन्हें मातृत्व अवकाश और कार्यस्थल पर, दोस्तों मातृत्व अवकाश और कार्यस्थल पर देखिए बालवाड़ी जैसे प्रावधानों की आवश्यकता थी। इस प्रकार के विशेष बर्ताव के बिना न तो वे गंभीरतापूर्वक स्पर्धा में भाग ले सकेंगी, न ही सफल व्यावसायिक और निजी जीवन का आनंद उठा सकेंगी।
दूसरे शब्दों में पुरुषों के समान अधिकारों के उपयोग के लिए उन्हें कई बार एक विशेष बर्ताव की जरूरत होती थी। दोस्तों, जब हम समानता के मुद्दे पर सोचते हैं और ये जांचते हैं कि खास स्थिति में विशेष बर्ताव जरूरी है या नहीं, तो हमें लगातार स्वयं से पूछने की जरूरत है कि क्या विशेष बर्ताव ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि एक समूह समान अधिकारों का उसी प्रकार आनंद उठा सके जैसा कि शेष समाज। हालांकि ये सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए कि विशेष बर्ताव वर्चस्व या शोषण की नई संरचनाओं को जन्म न दे अथवा ये विशेष बर्ताव समाज में विशेषाधिकार और शक्ति को फिर से स्थापित करने वाला एक और प्रभावशाली उपकरण न बन जाए। विशेष बर्ताव का उद्देश्य और औचित्य एक न्यायपूर्ण समतामूलक समाज को बढ़ावा देने के माध्यम के अलावा और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जो राजनीतिक सिद्धांत का तीसरा अध्याय था, समानता। समानता कैसी होनी चाहिए, समानता महत्वपूर्ण क्यों होती हैं, समानता के अंतर्गत कौन कौन सी समानताएं शामिल होती हैं, समानता के 3 आयाम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता कौन सी है, और समानता को बढ़ाए जाने के लिए कौन कौन से विशेष प्रयास किए जाते हैं, इन सब के बारे में आपने विस्तार से पढ़ा और जिसमें हमने ये समझने का प्रयास किया कि समानता लाने के लिए कुछ वर्गों में, कुछ समुदायों को विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए, ये जरूरी है, लेकिन उन सुविधाएं और विशेषताओं को परिस्थितियों के अनुसार उनको जांचना परखना जरूरी है कि कहीं ये जो विशेषाधिकार हैं या विशेष सुविधाएं हैं वो फिर आगे चलकर नए प्रकार के शोषण को न जन्म देने लगें, इसका ख्याल रखना चाहिए। तभी एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सकती है। तो दोस्तों, ये था आज का अध्याय। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।